नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके सांवरिया ऑनलाइन जो YouTube चैनल है उस पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे, अपनी क्लासें रेगुलर ले रहे होंगे। अपने जो NCERT में जो नया अपना सिलेबस है, जो चैप्टर अपना चल रहा था विद्युत धारा या धारा विद्युतिकी, उसमें अपना टॉपिक नया टॉपिक लेंगे आज अपन। और नया टॉपिक आप लोगों के है किरचॉफ का नियम। देखो, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो नियम प्रस्तुत किए थे। पहला नियम है, उस नियम को अपन कहते हैं संधि का नियम। पहले नियम को क्या कहते हैं? संधि का नियम। संधि का नियम जो आप लोगों के पास में संधि का नियम है, वो संधि का नियम क्या प्रदर्शित करता है? संधि के नियम में अपन ये देखते हैं कि आप लोगों के यदि दो या दो से अधिक यदि परिपथ जोड़ दिए जाएं, एक संधि यदि बना दी जाए, मतलब एक आप लोगों के जॉइंट कर दिया जाए, तो ये जो आप लोगों के पास में एक जो जॉइंट होगा जिसको आप लोग संधि कहते हैं, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अपनी यहाँ पे देखेंगे कि किसी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जिसको आप लोग समीशन I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। अब देखो, ये संधि पर लिया जाता है, इसीलिए इस नियम को हम लोग संधि का नियम कहते हैं। ठीक है। फिर अपन आगे चलें तो इसकी एक दूसरी परिभाषा और है। क्या है वो दूसरी परिभाषा? संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से बाहर की ओर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग बराबर होता है। एक लैंग्वेज ये हो गई, मतलब संधि पर जो विद्युत धारा आती है, संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग है वो संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। सिंपल सी बात हो गई। अपने पास में देखो क्या बनता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास में बनता है समीशन I बराबर 0। ये आप लोगों के पास में बनता है संधि के नियम से। जो आप लोगों के पास में संधि पर आने वाली विद्युत धाराएं हैं, उन विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। चलो अब आते हैं अपन डायग्राम पर। अपना डायग्राम क्या कहता है और इसकी परिभाषाएं अपन देखेंगे। रुको तो सही, अभी बहुत कुछ बाकी है आप लोगों के। यहाँ आप लोगों के पास में मान लो विद्युत धारा आप लोगों के I1 बाहर की ओर जा रही है, I2 ले लो, ये भी बाहर की ओर है, I3 है, ये अंदर की ओर है, I4 बाहर की ओर है और I5 जो है वो अंदर की ओर है। यहाँ जो आप लोगों के पास में ये एक जंक्शन बना हुआ है, ठीक है, या बोल सकते हैं संधि आप लोगों की बनी हुई है। तो हम लोग इस संधि पर जो विद्युत धारा लेंगे, उस विद्युत धारा को हम लोग समीकरण 1 के अनुरूप देखते हैं। समीशन I = 0 होगा तो देखो किस रूप में होगा। यहाँ आप लोगों के पास में जो विद्युत धारा आती है, देखना यहाँ पे शायद आप लोगों के यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि संधि पर
आने वाली विद्युत धारा धनात्मक और संधि से बाहर की ओर, ये दिख रहा होगा नीचे आप लोगों के, ठीक है, संधि से बाहर की ओर जाने वाली विद्युत धारा ऋणात्मक होती है। देखो ये आप लोगों की स्थिति हो गई। यहां आप लोगों ने देखो ये इसी का एक रूप है। देखो कैसे है, संधि से संधि की ओर आने वाली या संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, मतलब संधि पर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं आप लोग के ऊपर लिख रहा हूं मैं। संधि पर आने वाली जो धारा है वो आप लोग के I3 है और I5 है। यहां लिख रहा हूं संधि पर आने वाली I3 और I5, ये दो धाराएं हैं, ठीक है। संधि से बाहर की ओर जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि से बाहर जाने वाली कौन कौन सी है, I1 है, I2 है और I4 है, ठीक है। तीन आप लोग के पास में धाराएं हो गई, तो I1 हो गई, I2 हो गई और I4 हो गई, इनके बराबर होती है, ठीक है। संधि से बाहर की ओर जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है, ठीक है। फिर अपन देख लेते हैं, यहां मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, समीशन I इन और समीशन I आउट, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो अपन इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। यदि मैं इनको इधर ले लूंगा तो आप लोगों के पास में माइनस I1 माइनस I2 ये प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 बराबर 0। ये आप लोगों के पास में हो गया बीजगणितीय योग 0, ठीक है। यहां तक क्लियर। ये आप लोगों के पास में जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति अपन ये देखें कि संधि पर आने वाली विद्युत धाराएं कौन कौन सी है, I3 और I5 है। मैंने क्या लिखा, संधि पर आने वाली विद्युत धाराएं जो होती है वो होती है धनात्मक, और संधि से बाहर की ओर जाने वाली विद्युत धाराएं जो होती है वो होती है ऋणात्मक। देखो I1 और I2 और I4 ये क्या है, संधि से बाहर की ओर जा रही है, ये हो गया आप लोगों के पास में नेगेटिव होगी। ये जो आप लोगों के यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है, ये जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में प्राप्त हो रहा है, वो फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है समीशन I इक्वल 0। ये आप लोगों के पास में हो गया संधि का नियम समीकरण नंबर 1 जो मैंने आप लोगों के बना के बताया था, क्लियर। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में जो पहला नियम है वो संधि का नियम कहलाता है, और संधि का नियम इसलिए कहलाता है कि किसी संधि पर आने वाली विद्युत धाराएं और जाने वाली विद्युत धाराएं जो होती हैं, इन सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0, शून्य होता है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के संधि का नियम। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटाएंगे फिर अपन इसको आगे और करते हैं। ले लिया, चलो अपन आगे देखते हैं। अब देखो आप लोग के जो संधि का जो नियम है, जो किरचॉफ का आप लोगों का प्रथम नियम है, जिसको आप लोग संधि का नियम कहते हैं, इस संधि के नियम की यदि अपन आगे और चर्चा करते हैं, संधि का नियम, इसमें देखो एक पॉइंट आप लोगों के आता है कि ये जो आप लोगों के है, एक तो अपन क्या कहते हैं, इसको किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। दूसरा आप लोग इसको कहते हैं संधि का नियम, और आप लोगों के पास में तीसरा है, ये आप लोगों के आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ये आप लोग की सॉरी आवेश संरक्षण का नियम यहां कार्य करता है। आवेश संरक्षण का जो नियम है वो क्यों करता है यहाँ, ये क्यों आप लोगों के यहाँ लागू होता है, अपने देखते हैं। जो आप लोगों के पास में अभी संधि बन रही थी, अपन इस संधि की यदि बात करें तो देखो आप लोगों के यहाँ ये जो आप लोगों के पास में संधि बन रही है, इस संधि की यदि अपन बात करें तो ये जो संधि है, इस संधि पर आने वाली जो विद्युत धारा है या जाने वाली विद्युत धारा है, इनका बीजगणितीय योग आप लोगों ने अभी क्या लिया था, 0,
बीजगणित योग क्या लिया था यहाँ पे, जे पॉइंट था जो आप लोगों के पास में हो गया समीशन आई इक्वल 0। ये आप लोगों के पास में एक कंडीशन आ रही थी। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में देखो क्या स्थिति बनती है। कुछ विद्युत धारा आप लोगों के जैसे I1 अंदर की ओर आ रही थी, I2 अंदर की ओर थी, I3 बाहर की ओर और I4 अंदर की ओर और I5 है ये बाहर की ओर। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पे ये जो स्थिति बन रही है, जो आवेश आता है वो संधि पर संग्रहित नहीं होता। पहली कंडीशन इसकी क्या बनती है, संधि पर आवेश संग्रहित नहीं होता है। संधि पर आवेश संग्रहित नहीं होता है मतलब एकत्रित नहीं होता है। और संधि पर यदि आवेश एकत्रित नहीं होता है तो आप लोगों के पास में जितना आवेश आया उतना चला गया, मतलब आने वाली विद्युत धाराएं जिसको हम लोगों ने आई इन लिया था और बाहर की ओर जाने वाली विद्युत धारा जिसको अपने आई आउट लिया था, इन दोनों का जो बीजगणित योग होता है ये बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ आवेश का मान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ये कंडीशन आप लोगों के बनी थी। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के किरचॉफ का नियम है ये आवेश रक्षण के नियम पर आधारित है। क्लियर, तो ये हो गया आप लोगों के पास में किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन करते हैं नंबर 2, ये आप लोगों के पहला था। ठीक है, नंबर 2 करते हैं आप लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम। नंबर 2 आप लोगों का किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं। लूप का नियम क्या कहते हैं अपने से, लूप का नियम। यह आप लोगों के पास में हो गया किरचॉफ का प्रथम, ये द्वितीय नियम। प्रथम नियम आप लोगों के संधि का नियम था, यह आप लोगों के पास में हो गया लूप का द्वितीय नियम, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसको लूप का नियम कहते हैं। अब देखो यहाँ यदि हम लोग किसी परिपथ की बात करें, बंद परिपथ की बात करें, तो आप लोगों के पास में देखो दो वोल्टता होती है, दो प्रकार की वोल्टता होती है। एक तो आप लोगों के पास में प्रतिरोधक वोल्टता जिसको आप लोग बोलते हैं परिपथीय वोल्टता, जो आप लोगों के पास में होती है IR। ठीक है, मतलब परिपथ की जो वोल्टता आप लोगों के पास में है IR, इसका बीजगणितीय योग। और आप लोगों के पास में जो सेल जुड़े हुए हैं, सेलों के विद्युत वाहक बलों जिसको एप्सिलॉन ने लिया है, इनका बीजगणितीय योग बराबर होता है। देखो कैसे, यहाँ मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से, पहले अपने राजस्थान बोर्ड में चला करता था, उस थ्योरी के हिसाब से अपन यहाँ एक बार देख लेते हैं। समझने का आप लोगों का तरीका होना चाहिए। मैं यहाँ एक प्रतिरोधक ले रहा हूँ, ये प्रतिरोधक ले लिया मैंने। ठीक है, ये जो प्रतिरोधक है, इस प्रतिरोधक तार में आप लोगों के इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। यह आप लोगों के पास में R प्रतिरोध का प्रतिरोधक तार है। अपन यहाँ देखते हैं, यदि मैं इसको A सिरा ले लूँ, इसको B सिरा ले लूँ, यदि विद्युत धारा आप लोगों के इलेक्ट्रिक जो करंट है ये A से B की ओर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। हम लोग यदि विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं, यदि विद्युत धारा की दिशा में हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसको, विभवांतर को या वोल्टता को, तो विद्युत धारा की दिशा में आप लोगों के पास में जो वोल्टता होगी या जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि हम लोग विद्युत धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, यदि अपन माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, तो आप लोगों के पास में जो वोल्टता होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस IR होगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आप लोगों के सेल के लिए। आप लोगों के पास में यदि कोई सेल दे रखा है, सेल की आप लोगों के पास में दो ये टर्मिनल है, मैं यहाँ लेता हूँ, ये आप लोगों के पास में C पॉइंट हो गया और ये हो गया आप लोगों के पास में D पॉइंट। ये जो आप लोगों के C और D पॉइंट है,
इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। हम लोग यहाँ यदि ये कंडीशन देखेंगे, सेल को यदि बंद परिपथ में जोड़ते हैं तो विद्युत धारा आप लोगों के इस दिशा में, इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है, वही आप लोगों के वही शर्त है, वही नियम है। विद्युत धारा की दिशा में अपन चलते हैं तो आप लोगों के पास में जो विद्युत वाहक बल होता है, EMF होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो होता है, ये क्या होगा, विद्युत धारा की डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और विद्युत धारा के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। मैं विद्युत धारा की डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, और विद्युत धारा के अपोजिट डायरेक्शन में यदि मैं लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में माइनस एप्सिलॉन। अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ ध्यान देनी है, अपन विद्युत धारा को बेस लेके अपन इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं, जिससे आप लोग की किसी प्रकार का कंफ्यूज ना हो। यदि आप लोग देखो बहुत सी जगह आप लोगों को ऐसी भी पोजीशन आप लोगों के, यहाँ आप लोगों के पॉइंट ऐसे मिलते हैं आप लोगों के कि प्लस से माइनस चले जाओ, माइनस से प्लस ले जाओ, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। उल्टा होगा यहाँ पे देखना, यहाँ यदि आप लोग प्लस से माइनस की ओर लेके जा रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ यदि आप लोग प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो IR जो है ये प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप लोग प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो एप्सिलॉन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ अपन ले रहे हैं प्लस से माइनस की ओर ले रहे हैं तो आप लोगों के पास में IR है, ये क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, प्लस IR। यदि हम लोग यहाँ प्लस से माइनस की ओर ले रहे हैं तो एप्सिलॉन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, जबकि इसमें प्लस का आ रहा है। अपोजिट हो गया कि नहीं, कैसे हुआ, क्योंकि ये जो अपन सेल देख रहे हैं, सेल में जो विद्युत धारा है वो माइनस से प्लस की ओर फ्लो होती है और बाहर जो परिपथ है उसमें प्लस से माइनस की, मतलब ये बैटरी जो है, बैटरी का प्लस है, इसके प्लस से माइनस की ओर तो होगी। तो अपन देख रहे हैं विद्युत धारा की डायरेक्शन में ये जो होता है ये प्लस होता है और ये जो आप लोग के पास में IR होता है ये देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग के, इसकी विद्युत धारा के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं तो माइनस हो रहा है। तो ये आप लोगों की कंडीशन बन रही है, स्थिति बन रही है। ये आप लोगों के विद्युत, ये जो आप लोगों के पास में लूप का नियम है, ये आप लोगों के विद्युत वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, वोल्टता का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना यहाँ पे इसको अपन इस प्रकार से ले सकते हैं, समीशन V = 0। अब समीशन V = 0 कैसे होगा, इसके लिए मैंने आप लोगों को दे रखा है समीशन IR = समीशन एप्सिलॉन। ये वाली आप लोगों के दोनों कंडीशन बनती है, समीकरण 1 दे सकते हैं, समीकरण 2 दे सकते हैं। ये आप लोगों के पास में वोल्टता का जो नियम है बोल सकते हैं आप लोग, ये सॉरी लूप का जो नियम है या किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, ये आप लोगों के वोल्टता के बीजगणितीय योग की जो को मान आप लोग यहाँ देख रहे हैं, वोल्टता का जो बीजगणितीय योग है ये शून्य प्राप्त होता है। और यहाँ अपन देखें तो आप लोगों के पास में जो स्थिति बन रही है, जो समीशन V आ रहा है ये 0 आएगा और समीशन IR बराबर समीशन एप्सिलॉन है, ये वाली जो आप लोगों की इक्वेशन प्राप्त हो रही है ये बराबर प्राप्त हो रही है। तो आप लोगों के दोनों स्थितियां बन गई। पीछे आप लोगों ने किया था, जो आप लोगों की संधि का नियम आया था वो आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है, जबकि ये आप लोगों के जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है जिसको आप लोग लूप का नियम कहते हैं, ये हमारे ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। मैं यहां लिख दूं ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। किसकी पालना करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। क्लियर, ये जो अपन स्थिति देख रहे हैं, यहाँ जो आप लोगों के पास में ये जो कंडीशन आ रही है, इस कंडीशन में देखना ऊर्जा संरक्षण जो अपन ले रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण यहाँ जो आप लोगों की वोल्टता जो परिपथ में है
और यहाँ जो सेल से हमें प्राप्त हो रही है, दोनों वोल्टता का मान बराबर हो रहा है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कार्य करता है। जबकि वहाँ आप लोगों ने जो किरचॉफ का प्रथम नियम लिया था, जिसको आप लोग संधि का नियम कहते हैं, उस संधि के नियम में आप लोगों के पास में आवेश संरक्षण का नियम आया था, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। आप लोगों को एक मैं डायग्राम बना के और उसको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, लूप के नियम को समझने के लिए अपन एक लूप बना रहे हैं। यहाँ पे ये अपने पास में हो गया, अपन 2 ले रहे हैं सेल के विद्युत वाहक बल का मान ε1 है। ध्यान देना यहाँ पे, यदि ये समझ में आ गया तो आप लोगों के लूप का नियम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोगों के एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आता है, एक लूप बना होता है, जैसे आप लोगों को मान निकालना होगा। ये जो आप लोगों के, इसको आप लोगों ने सही तरीके से समझ लिया तो आप लोग उसको ईजी वे में हल कर सकते हो, वरना फिर आप लोग की समस्या हो जाएगी। ये हम लोगों ने एक प्रतिरोध जोड़ रखा है, जिसको मैं यहाँ R1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप लोगों के पास में यहाँ एक दूसरा सेल जोड़ रखा है, जिसकी विद्युत वाहक बल का मान ε2 है, और यहाँ आप लोगों के पास में एक दूसरा प्रतिरोध तार जोड़ रखा है R2, जिसको आप लोग प्रतिरोध तार बोल सकते हैं या प्रतिरोधक बोल सकते हैं। यह आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। यहाँ आप लोगों के पास में एक तीसरा प्रतिरोधक है, जिसको R3 प्रतिरोध के लिए काम में लेते हैं। यह आप लोगों की स्थिति बन गई। यहाँ अपन देखेंगे, ये विद्युत धारा आप लोगों के पास में है I1, ये है I1। ठीक है, यहाँ आप लोगों के पास में है I2 और I2। ये अपन ले रहे हैं यहाँ I3 और I3। ये आप लोगों की स्थिति बना रखी है। यहाँ A, B, C, D, E और F, ये आप लोगों के पूरा कंप्लीट मैंने बना दिया। आप लोगों के बुक में भी एज इट इज ऐसा दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए देखो, ये आप लोगों की कंडीशन में होगी, हम लोग एक डायरेक्शन लेंगे। जैसे मैंने ये ले लिया आप लोगों के एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे भी ये डायरेक्शन अपन ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। हमारे यहाँ पे यदि हम लोग डी बिंदु पर या सी बिंदु पर हम लोग विद्युत धारा देखना चाहें, मैं यहां लिख रहा हूं बिंदु डी पर कुल विद्युत धारा किससे, संधि के नियम से, संधि के नियम से। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को संधि का नियम भी एक बार समझा रहा हूँ ये। ठीक है, संधि का नियम आप लोग किस प्रकार से होगा, देखो ये आप लोगों के पास में एक संधि बन रही है, एक जंक्शन बन रहा है, जहां पर आने वाली विद्युत धाराएं कौन कौन सी, I1 और I2। तो आप लोगों के पास में I1 प्लस I2 हो गया। ठीक है, आने वाली धाराएं, और बराबर जाने वाली, देखो जाने वाली धारा कौन सी है, I3 है, तो मैं इसको बराबर कर देता हूं। तो ये आप लोगों के पास में एक समीकरण बन गया। एक समीकरण नंबर 1 मैंने इसको दे दिया है। ये समीकरण 1 है। ये संधि के नियम से हम लोग यहाँ पर इस समीकरण से, समीकरण 1 से हम लोग धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप लोगों के पास में I3 का मान दे रखा हो, तो आप लोग के I1 और I2 का जो आप लोगों के टोटल है वो I3 के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों में मान दे रखा हो तो I3 का निकाल सकते हैं। ऐसे आप लोगों के सोल्व कर सकते हैं। आगे आप लोगों के फॉर्मूला काम में भी आ सकता है। फिर अपन बात करते हैं, आप लोगों के पास में 2 लूप बन रहे हैं। देखो 2 लूप कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो आप लोगों के पास में लूप बन रहा है A D, क्योंकि इसी प्रकार से ले रहे हैं अपन, इसी एंटी क्लॉक जो आप लोगों के डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों के A D C B A, ये पूरा लूप बन गया। देखो अपन ने लूप का मतलब होता है A D C B, यहीं तक नहीं छोड़ेंगे इसको, A D C B ए पर ले जाके वापस आप लोग इसको बंद कर देंगे, तभी आप लोग के एक लूप बनता है, एक पास बनता है। पर लूप के नियम से, या बोल सकते हैं अपन किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखो किस प्रकार से होगा, बहुत अच्छा है आप लोग के समझना इसको। सबसे पहले अपन ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में स्टार्ट कर रहा हूं, तो ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों के पास में देखो एक कंडीशन आई थी, अपने यहां सिग्मा IR बराबर
सिग्मा एप्सिलॉन ऐसे लिया था। मैं सबसे पहले आई आर ले लेता हूं। आई आर आप लोगों के यदि प्रतिरोध के रूप में आप लोगों के मान प्राप्त होता है तो दो है यहाँ पे, एक R1 प्रतिरोधक के लिए है और एक R2 प्रतिरोधक के लिए है। R1 प्रतिरोधक का यदि अपन लेते हैं, चलेंगे उसी डायरेक्शन में, यहां से मैं B से A की ओर चलता हूं तो देखो विद्युत धारा की डायरेक्शन में जा रहा हूं। विद्युत धारा आप लोगों की क्या है, I1 है, तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, I1 R1। विद्युत धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं तो देखो ऐसा प्रतिरोधक आप लोगों के पास में अभी नहीं है, दो सेल आए हैं, ये आ गया आप लोगों के पास में। यहाँ विद्युत धारा I2 है, हम लोग विद्युत धारा I2 के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। विद्युत धारा क्या है, I2 है और R2 है। हो गया क्लियर। फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो दो सेल दे रखे आप लोगों के। पहला सेल आप लोगों के एप्सिलॉन 1 विद्युत वाहक बल का है, दूसरा एप्सिलॉन 2 विद्युत वाहक बल का है। हम लोग देखो विद्युत धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये विद्युत धारा की डायरेक्शन है I1 की, तो विद्युत धारा की डायरेक्शन में जाते हैं या आप लोग प्लस माइनस लेते हैं तो माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो आप लोग के पास में एप्सिलॉन का मान क्या आता है, प्लस आता है, तो एप्सिलॉन 1। ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे तो देखो यहाँ पे अपन I2 जो विद्युत धारा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब प्लस से माइनस सेल में यदि प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के पास में ये वाला मान क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस एप्सिलॉन 2। इस प्रकार से आप लोगों के पास में एक इक्वेशन बनती है। इक्वेशन देता हूं मैं इसको सेकंड, फर्स्ट आप लोगों के पास में आ गई। अब इस इक्वेशन से आप लोग विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं, इस लूप में उत्पन्न होने वाले विभवांतर को ज्ञात कर सकते हैं। सेल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नहीं दे रखा हो वो पूछ लिया जाए तो वो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत धारा का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग के पास में एक दूसरा ऑप्शन और आता है इसका। आप लोग यहां पर तो ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यदि हम लोग इसको क्लॉकवाइज ले लेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। यदि क्लॉकवाइज लेंगे तो आप लोग की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा आप लोग के पास में, माइनस का हो जाएगा। मतलब I1 R1 है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो ऑलरेडी माइनस का था वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, I2 R2। ये आप लोग के पास में प्लस का था वो माइनस का हो गया, और जो माइनस का था वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, I2 R2 माइनस I1 R1 बराबर एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1। यह आप लोगों के पास में जो पोजीशन बनती है, जो समीकरण 2 का ही दूसरा रूप है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, शायद समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत इजी वे में, बिल्कुल सिंपल सा मैंने बताया है। हम लोग एक लूप लेते हैं और वो लूप आप लोगों का क्या है, ADCBA, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ADCB और A। क्लियर। इस लूप के लिए हम लोगों ने मान निकाल लिया। यहां अपने को ध्यान देना है, हम लोगों ने यहां संधि का नियम भी लगाया है विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए। क्लियर। फिर अपन आगे चलते हैं। ये तो लूप हो गया आप लोगों का कौन सा, ADCBA। अब अपन चलते हैं तो आप लोगों का दूसरा लूप क्या आता है। दूसरा लूप आप लोगों के नीचे दे रखा है, एज इट इज ऐसा कैसा ही होगा, अपने को लूप ही चेंज करना है। तो एक बार मैं पूरा लिख के आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं, यहाँ बहुत ही ईजी है ये। चलो अब अपन सबसे पहले देख लेते हैं आप लोग के पास में, देखो लूप कौन सा है। अपने पास में लूप आ रहा है, लूप देखो यहाँ लूप कौन सा होगा। यदि डी से स्टार्ट कर रहे हैं तो DEFCD, 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 ये आप लोगों के पास में बन गया एक लूप। लूप में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, दिख रहा होगा आप लोगों के साइड सब बिल्कुल क्लियर। अपने पास में द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम में आप लोगों के पास में मैंने आप लोगों को अभी बताया, अपने एक कंडीशन आई थी, उस कंडीशन को तो अपने को फॉलो करना ही होगा। ये आप लोगों के पास में IR इक्वल ये सिग्मा, IR इक्वल सिग्मा एप्सिलॉन, इसको फॉलो करके अपने को चलना है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, ये अपने को डायरेक्शन लेनी है। डी से अपन चल रहे हैं तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं IR मतलब प्रतिरोधक के लिए, प्रतिरोधक के लिए ये विद्युत धारा I3 है। अपन विद्युत धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो विद्युत धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की डायरेक्शन में आप लोगों के पास में प्लस
I3R3 ले लिया। फिर अपन चलते हैं तो इधर चलेंगे, देखो आप लोगों के पास में यहाँ क्या आ गया, I2 आ गया। अभी भी अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। या आप लोगों के पास में I2 है ऑलरेडी, ठीक है, तो अपने यहाँ आ जाएगा प्लस I2R2 बराबर, अपने पास में यहाँ सेल ए की जुड़ा हुआ है, ये जिसकी विद्युत वाहक बल का मान ε2 है। तो अपने यहाँ देखते हैं विद्युत धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं, या बोल सकते हैं कि सेल के ऋण टर्मिनल से जो आप लोग के नेगेटिव जो टर्मिनल है उससे पॉजिटिव की ओर अपन जा रहे हैं। तो आप लोगों के पास में आ जाएगा ε2, एक ही आप लोगों की स्थिति बनती है। अपने इसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे, 3 अपने ऑलरेडी आ चुके थे। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अपन ने डायरेक्शन चेंज की थी, ये तो हम लोग ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यदि हम लोग क्लॉकवाइज ले लेंगे तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, दूसरा आप लोगों के पास में ऑप्शन क्या आता है, -I3R3 -I2R2 बराबर -ε2। ऐसा आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 5 आ जाता है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, इसको अपन दिमाग में फीड कर लेते हैं, रट लेते हैं कि अपने को तो इसी प्रकार से ये लेके चलना है। नहीं, अपन एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं। यदि आप लोग पहले की अपेक्षा विपरीत ले रहे हैं, मतलब डायरेक्शन यदि अपन चेंज कर रहे हैं, तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ठीक है, सिंपल सा है ये आप लोगों के। तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छा है। इससे आप लोग एक तो इस लूप में जो आप लोगों की विद्युत धारा है उस विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं और विभवांतर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आप लोगों को मैंने लूप वाला बताया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, आप लोगों के जो नेटवर्क दिया होता है, एक आप लोगों के लूप दिया होता है ऐसे, उसमें आप लोगों को सोल्व करना होता है और न्यूमेरिकल दे दिया जाता है आप लोगों के R1 R2 R3, इन सबको आप लोग यहाँ मान रख के सोल्व कर सकते हो। इतना आप लोग के टफ नहीं है, लेकिन अपने क्या करते हैं, इसको समझ नहीं पाते, सही तरीके से नहीं समझ पाते। इसके लिए आप लोगों को इस चीज को जरूर ध्यान रखना है, इसको फॉलो करके चलना है अपने को, यह आप लोगों के लिए मोस्ट है, ठीक है। इसको फॉलो करके यदि आप लोग चलोगे तो आप लोग के किसी प्रकार के किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखो इन पॉइंट्स के लिए मैं आप लोगों को बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेटे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये मान लो कि मैं पसीना आप लोगों के बहा रहा हूँ, यहाँ आप लोगों को पता है कि पंखा चल रहा है, आप लोगों के यहाँ ठंडी हवा आ रही है, एसी की ठंडी हवा आ रही है आप लोगों के, फिर भी पसीना आ रहा है, इसका मतलब मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे, अच्छा मैटर आप लोगों को मिल रहा है, तो लाइक एक लाइक आप लोगों का जरूर बनता है, ठीक है। और एक अपनी ये स्थिति बनती है कि यदि किसी भी स्टूडेंट ने, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं है फिर भी वीडियो देखते रहते हैं। मैं मना नहीं करूँगा, ये नहीं कहूँगा कि आप लोग वीडियो मत देखो, बिना सब्सक्राइब करके भी अपनी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये फिर आप लोग यहाँ हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिट है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसको। यहाँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के ये पॉइंट्स आप लोगों के ये बता रहा हूँ, जो आप लोगों के 12th क्लास में बहुत अच्छे काम में आएंगे। तो एक लाइक ज़रूर बनता है यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो। यदि वीडियो पसंद नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लाइक करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट है आप लोगों के। अपने यहाँ एक लूप के जो आप लोगों के संधि का जो नियम है उससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं, जो आप लोगों की बुक का एक एग्जाम्पल भी है। अपने यहाँ ये कंडीशन बना रखी है, आप लोगों के ये ब्रांच आप लोगों के बना रखी है, ये 2 ब्रांच है इसमें, ए बी, एक तो ए बी ब्रांच है और एक बी सी ब्रांच है, ठीक है। यहां अपने को देखो क्या क्या दे रखा है, विद्युत धारा आ रही है 3 एम्पियर, यहां से 1.5 एम्पियर निकल रही है, यहां आप लोगों के पास में 1 एम्पियर निकल रही है और यहाँ आप लोगों के 0.25 एम्पियर निकल रही है। यहाँ आप लोगों के विद्युत धारा आई अपने को ज्ञात करनी है। ये जो आप लोगों के पास में है, ये ए बी जो आप लोगों की शाखा है, इसमें विद्युत धारा आई फ्लो हो रही है और जो बी सी शाखा है उसमें वाई फ्लो हो रही है, ठीक है। और ये जो आप लोगों के पास में यहाँ है, इसको हम लोग आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये आई हमें ज्ञात करना है, ये आई हमें फाइंड आउट करना है, ये आप लोगों की स्थिति बन रही है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, वही चीज़ आप लोगों के काम में आएगी।
अपने संधि का जो नियम है वही आप लोगों के काम में आएगा। जो संधि का नियम है यहां अपन पढ़ेंगे, संधि के नियम से, संधि के नियम से, संधि का नियम क्या कहता है आप लोगों के, सिग्मा आई इक्वल 0। क्या है, सिग्मा आई इक्वल 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, संधि ए, संधि ए पर, ठीक है, संधि ए पर क्या हो जाएगा आप लोगों के, ए संधि पर आप लोगों के पास में देखो क्या मान आएगा, विद्युत धारा जो ये वाली 3 एम्पीयर विद्युत धारा है ये क्या हो रही है, संधि की ओर आ रही है, तो मैं यहां ले लूंगा +3। संधि से दूर जा रही है 1.5 तो -1.5, और संधि से दूर जा रही है आप लोगों के पास में x, तो -x बराबर 0। सोल्व कर लो इसको। ये आप लोगों के पास में हो गया 3 में से आप लोगों के 1.5 गया, कितना बचेगा आप लोगों के पास में, बताओ कितना बचेगा, 1.5 ही तो बचेगा। तो ये हो गया 1.5 -x बराबर 0। x को उधर ले जाएंगे, दिख रहा है आप लोगों के साइड नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों के पास में x इक्वल 1.5 एम्पियर, ये आप लोगों के पास में आ गया। जो BC समीकरण नंबर 1, BC शाखा में जो आप लोगों के पास में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा x बराबर 1.5 एम्पियर प्रवाहित होती है, ठीक है। कितनी प्रवाहित होती है, 1.5 एम्पियर, ये अपन ने याद कर लिया 1.5 एम्पियर। फिर अपन आगे चलते हैं। तो आप लोगों के पास में ये तो हो गया संधि ए के लिए, फिर आप लोगों के पास में आ रहा है तो संधि बी के लिए अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास में हो गया संधि बी पर क्या हो जाएगा, संधि बी पर देखो आने वाली विद्युत धारा आप लोगों के है x को मैंने ले लिया पॉजिटिव, ठीक है। ये आप लोगों के पास में बाहर निकलने वाली जो है ये 1 एम्पियर है, यहां बाहर निकलने वाली जो है आप लोगों के पास में क्या हो जाएगी, y है, जिसको मैंने ले लिया माइनस का, और ये 0 हो गया, ठीक है। x का मान आप लोगों के ऑलरेडी यहां दे रखा है 1.5, तो अपन यहां मान रख देंगे। ये कितना हो गया, 1.5 -1 -y बराबर 0। यहां से इसको उठा देंगे आप लोग तो 0.5 -y बराबर 0 और y बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है। हो गया यहां पे, कोई दिक्कत है। फिर अपन आगे चलते हैं। आप लोगों के पास में, अपने पास में देखो क्या आ गया, y का मान आ गया ना, तो ये हो गया आप लोग के पास में समीकरण नंबर 2। फिर अपन चलते हैं यहां C, संधि C पर, संधि C पर क्या हो जाएगा, संधि C पर क्या हो जाएगा, संधि C पर, संधि पर देखो y अंदर की ओर आ रहा है तो आप लोगों के पास में +y, और ये जो आप लोग की विद्युत धारा है ये बाहर की ओर जा रही है 0.25, और ये बाहर की ओर जा रही है तो -i बराबर 0। y का मान आप लोग के समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, यहां लिख दो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 0.5 -0.25 -i बराबर 0। 0.5 में से 0.25 घटाएंगे तो 0.25 बचेगा, -i बराबर 0 और i बराबर 0.25 एम्पियर। शायद दिख रहा होगा आप लोगों के ये, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अपने पास में जो विद्युत धारा अपने को ज्ञात करनी है, विद्युत धारा का मान आप लोगों के पास में कितना आ गया, 0.25, इसका मान कितना आया, 0.25 एम्पियर। एक अपने सिंपल सा और याद करना चाहिए बिल्कुल करेक्ट तरीके से। ये तो आप लोगों ने कर लिया अपने संधि का नियम लगा के। सिंपल सा आप लोगों को और बताऊं, देखो इसमें आने वाली धाराएं कितनी है, बाहर से आने वाली, ये बाहर निकल रही है, 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 इसका मतलब सभी विद्युत धाराएं बाहर निकल रही है। आने वाली विद्युत धारा कौन सी है, केवल एक ही है, कितनी है, 3। अब इस 3 में से बाहर निकलने वाली घटा दो, एक्स वाई को छोड़ो बीच में एक बार, ये कितनी है, 1.5, ठीक है। ये एक और जोड़ के कितनी होगी, 2.5। ये आप लोगों के पास में 0.25 जुड़ गया तो 2.75 -2.75, यदि आप लोग घटा देंगे तो 0.25 शेष बच जाएगी, मतलब यहां से कितनी निकलेगी, 0.25 एम्पियर। यह आप लोगों के पास में बिल्कुल सिंपल सा हो गया, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो कब है, जब आप लोगों को यहां ऐसा नेटवर्क दे रखा हो तो, ठीक है। तो यह आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन था,
मैंने जो आज आप लोगों के करवाया उससे न्यूमेरिकल बनने की मैक्सिमम आप लोगों की पॉसिबिलिटी होती है, जिसको आप लोग आराम से समझ सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।